हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे थे। उसमें पिछले क्लास में देखे थे डिफरेंस बिटवीन वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस में जो है मतलब बताया गया था कि वैक्सी सॉलिड होता है और इसको नाइफ से यानी कि चाकू से काटा जा सकता है, और वो जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और हार्ड होता है। फिर बताया गया था इसका जो वाइट सॉलिड होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। फिर बताया गया था इसका जो गंध होता है वो लहसुन के समान होता है और वो जो है रेड फास्फोरस जो है गंधहीन होता है। तो इस तरह से ढेर सारे मतलब पॉइंट्स हम लोग देखे थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा कंडीशन वाला होगा। इसमें आज बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए PCl5 है। क्या PCl5 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो सकता है, और यदि हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी बच्चे प्रैक्टिस बैच वगैरह ज्वाइन नहीं किए थे, तो अब हम लोग नवंबर से क्रैश कोर्स भी शुरू कर रहे हैं और क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में मतलब जो भी बच्चे मान लीजिए प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर चुके हैं, वो यदि नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं किए प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किए या बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि अब लास्ट समय बचा है। लास्ट समय में रिवीजन ही आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा एग्जाम में नंबर लाने में। तो ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच, या फिर आपका नवंबर में आपका शुरू हो जाएगा क्रैश कोर्स। तो जो बच्चे अभी वंचित रह गए वो लोग ज्वाइन कीजिए, इससे फ़ायदा होने वाला है आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट में जो मेहनत होगी आपको वो बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको डील करेंगे। और पी ब्लॉक जो है 3 या 4 लेक्चर में और चलेगा, उसके बाद ये पी ब्लॉक ख़त्म होगा। और पी ब्लॉक के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे आपका डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि एक छोटा चैप्टर है। और डी एंड एफ ब्लॉक मैक्सिमम 5 या 6 लेक्चर चलेगा। डी एंड एफ ब्लॉक कितने लेक्चर होंगे, 5 या 6 लेक्चर होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो देखिए जो चैप्टर जैसा है वैसा आपका लेक्चर चलेगा। बड़ा है तो टाइम लगता है और छोटा चैप्टर है तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर लास्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद फर्स्ट बुक जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंड बुक में 7 चैप्टर हैं। सेकेंड बुक में जो है आपका 7 चैप्टर है कि जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं। कोई 4 लेक्चर का होगा, कोई 5 लेक्चर का होगा, कोई 3 लेक्चर का होगा, कोई 2 लेक्चर का भी हो सकता है। तो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं सेकेंड बुक में। तो आप लोग टेंशन ना लें, दिसंबर 15 तक ये पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपका क्रैश कोर्स जो है नवंबर में आपका शुरू हो जाएगा। 1 या 2 तारीख से क्रैश कोर्स आपका शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स में जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, शुरू हो चुका है उसका ज्वाइनिंग, उसका एडमिशन शुरू हो चुका है। क्रैश कोर्स का एडमिशन शुरू हो चुका है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, यदि बेहतर नंबर लाना है बोर्ड में, तो अभी आपको ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको फोकस करना है, बोर्ड पे फोकस करना है। दूसरी बात है कि नंबर लाना भी आपको ज़रूरी है। और केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है कि अब मान लीजिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब उसमें अच्छा नंबर लाना है तो प्रैक्टिस बार बार बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्रैश कोर्स भी आपका शुरू हो रहा है, नवंबर में हो जाएगा। तो नवंबर में हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, वो अभी एडमिशन चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। नवंबर में आपका शुरू हो जाएगा। और कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, 7439278900 पर बात कर सकते हैं। और आपको पहले बता दिया गया कि यहाँ पे जो बोला जाता है वही होता है ना। कुछ इधर उधर की बातें नहीं होती है। डायरेक्ट आपका सिलेबस की बात की जाती है, आपका एग्ज़ाम के ऊपर बात की जाती है। अब किस तरह से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं उस पर बात किया जाता है। तो अच्छा मार्क लाना बहुत ज़रूरी है। और अभी का जो टाइम है बहुत ही गोल्डन टाइम है आपका, बहुत ही प्रीशियस टाइम है। और इस टाइम का उपयोग
करना बहुत ज़रूरी है, सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद फिर पछताने के अलावा कुछ रहता नहीं है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, वो एडमिशन ले सकते हैं। अब इस पर आप बात कर लेंगे मैसेज करके, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कब से स्टार्ट होगा। ऐसे 1 या 2 नवंबर से आपका क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। और टाइमिंग जो रहेगा आपका, टाइमिंग हो सकता है 7 से 8 रहे, या फिर रहेगा दोपहर में रह सकता है 2 से 3, या फिर 11 से 12 रह सकता है। क्रैश कोर्स का जो टाइमिंग है 11 से 12 और 2 से 3 रहेगा। रही बात सेंटर खुलने का, तो सेंटर अभी जो है आपका जो अभी उम्मीद कम रखिए, क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। ऐसे भी आदत तो हो ही गया होगा पढ़ते पढ़ते मोबाइल पे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइमिंग रहेगा क्रैश कोर्स का 11 से 12 और 2 से 3 रहेगा। तो ये टाइमिंग आपका क्रैश कोर्स का है ना। और उसका एडमिशन अब चल रहा है, और जिनको ज्वाइन करना है आप इस नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करेंगे, नाम बताएंगे और ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट हम लोग करेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग सिलेबस पूरा पढ़ रहे हैं, मतलब हर टॉपिक को डील किया जा रहा है, हर एक तरह के क्वेश्चन बताया जा रहा है, ताकि आपको जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी अपना मतलब क्वेश्चन। तो ये भी सबसे पहला क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग। जैसे PCl5 है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है या नहीं। यदि हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों। जैसे PCl5 है, ये दोनों है या फिर दोनों में से एक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर दोनों है। यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्या है, कंडीशन संबंधी क्वेश्चन है, सब कंडीशनल है, सब कॉन्सेप्चुअल है, बिना कॉन्सेप्ट का बनेगा नहीं। इसलिए आपको एक एक चीज़ बताया जा रहा है, तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है क्वेश्चन के रूप में। टॉपिक का जो है क्वेश्चन, जैसे हम अभी पढ़े थे, कल और परसों का लेक्चर देखे होंगे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में 15 ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ाया गया था। तो वहाँ लिख देते हेडिंग में क्या चाहिए, 15 ग्रुप एलिमेंट्स। तो ऐसा नहीं करके हम क्या किए, आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे फ़ायदा होने वाला है आपको कि बोर्ड में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप से आपको बताया जा रहा है। मतलब आपको थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और लिखिए, ठीक है। ये शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसको देखते हैं क्या है ये। तो ये क्वेश्चन आपका दिया है कि कैन PCl5 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जस्टिफाई का मतलब तर्क दीजिए, बताइए, है ना, समझाइए। तो आपको समझाने बोल रहा है कि क्या PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, कम से ज़्यादा करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और यदि ज़्यादा से कम हो रहा है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट याद रखिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं पाएगा, बढ़ाएगा नहीं, है ना। जैसे मान लिया PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीकरण अवस्था होता है +5। यदि 6 कर देता, 7 कर देता, 8 हो जाता किसी रिएक्शन में, तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि घट रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था यदि घटेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यदि बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने का मतलब PCl5 में P का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, और +5 से और ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि PCl5 जो है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता।
क्योंकि ऑक्सीडेशन तो रियल में कितना होता है, फास्फोरस का 5 होता है +5, तो +6 हो सकता है क्या, +7 हो सकता है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब इसको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोल पाएंगे हम। लेकिन ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा सकता है, +5 से +3 कर सकता है, +5 से +3 कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक, याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीकारक और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपचायक। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि PCl5 क्या ऑक्सीकारक के साथ साथ अपचायक हो सकता है क्या। तर्क दीजिए, मतलब कंडीशन बताइए, यदि हो सकता है तो क्यों और नहीं हो सकता है तो क्यों। बात समझ में आई। तो याद रखिएगा कि PCl5 में, इसका आंसर क्या याद रखेंगे कि PCl5 में फास्फोरस का यानी कि P का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 होता है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 होता है, और ये +5 से और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका ऑक्सीकरण अवस्था को +5 से और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए PCl5 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, अपचायक नहीं है हो सकता है, इसलिए PCl5 अपचायक नहीं हो सकता है। परंतु PCl5 में P का यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था +5 से कम करके, +5 से कम करके, +5 से डिक्रीज करके +3 किया जा सकता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट यदि घट रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि घट रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट यदि बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका नहीं बढ़ता है, ये मतलब घट सकता है, +5 से +3 हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान में रखिएगा। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी हम आपको बताए वही यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। क्या लिखना जरूरी है ना, कल मान लिया हम बोल दिए, ये क्या जरूरी है, आप पर विश्वास कैसे करेंगे, आप लिख लीजिएगा उसको, नहीं लिखिएगा। इसलिए आपको लिख के बताना पड़ता है, आंसर के साथ बताना पड़ता है। पहले तो आपको ऐसे बताते हैं, उसके बाद फिर लिख भी देते हैं, ताकि आपके कॉपी में रहेगा तो कभी उलट के पढ़िएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, कैन PCl5 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जस्टिफाई। क्या PCl5 एक ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों कार्य कर सकता है, तर्क दीजिए, मतलब कंडीशन बताइए, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। अब जो बात हम बताए अभी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन PCl5 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P फॉर फास्फोरस, परमाणु संख्या 15, एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। इन PCl5 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इज +5, दैट इज, I का मतलब क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता है। एंड विच कैनॉट बी इंक्रीज फर्दर, और जिसको और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, +5 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, और इसका मैक्सिमम +5 ही होता है। सो PCl5 कैनॉट बी एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए PCl5 अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, अपचायक के समान व्यवहार नहीं कर सकता है। सो PCl5 कैनॉट बी एज reducing agent, but it can decrease its oxidation state, but it can decrease its oxidation state या oxidation number from +5 to +3, +5 to +3, so it can behave as an oxidizing agent। so इसलिए यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है, ऑक्सीकारक के समान व्यवहार कर सकता है, वही लिखा हुआ। परंतु यह अपना ऑक्सीकरण अवस्था +5 से घटाकर +3 कर सकता है, परंतु यह अपना ऑक्सीकरण अवस्था +5 से घटाकर +3 कर सकता है। तो टोटल हिंदी देख लीजिए क्या बोल रहा है। PCl5 में आप लोग लिखते भी जाएंगे, PCl5 में P का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 है। PCl5 में फास्फोरस का यानी कि P का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 है, जिसे और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इट कैनॉट बी इंक्रीज फर्दर, इट कैनॉट बी इंक्रीज फर्दर, और इससे अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए PCl5 अपचायक के रूप में कार्य नहीं करता है, इसलिए PCl5 अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट, परंतु यह अपना ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या
+5 से घटाकर कितना कर सकता है, +3 कर सकता है। इसलिए यह ऑक्सीकारक के समान ही कार्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2Ag प्लस PCl5 है, तो देखिए जी PCl5 का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +5 आएगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं जैसे PCl5 है ना, यहाँ पे P का ऑक्सीडेशन निकालना है तो इसका X मान लें और Cl का कितना होता है -1, तो X प्लस -1 गुना 5 बराबर 0 होता है, तो x माइनस 5 बराबर 0, यानी कि आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू +5। तो PCl5 में P का ऑक्सीकरण कितना है, +5 है। इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, Ag के साथ, सिल्वर के साथ। लेकिन यहाँ पे तो +5 दिख रहा है P का, लेकिन इधर जो प्रोडक्ट मिला इधर कितना है, +3, क्योंकि PCl3 है ना, तो Cl का -1 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे +5 दिख रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, +3, मतलब ज़्यादा से कम हो सकता है। अब ज़्यादा से कम हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ 5 से 6 यदि होता तो क्या बोलते, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। तो एक उदाहरण से भी आपको बता दिया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान होता है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बोल रहा है बीच एरोसोल्स डिप्लीट ओजोन। डिप्लीट का मतलब होता है क्षय करना, नष्ट कर देना, क्षय करना, नष्ट कर देना। तो आपको पता है ओजोन मंडल के बारे में, फॉर्मूला क्या होता है, O3 बोलते हैं इसको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ओजोन का, O3 है। और आपको पता है कि ओजोन मंडल क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, किसके कारण क्षय हो रहा है। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ओजोन का जो लेयर है वो यदि नष्ट हो रहा है, इसका कारण है यहाँ से पृथ्वी से जो गैसेस जा रहे हैं ऊपर अंतरिक्ष में, वो उसके साथ यदि रिएक्ट करेगा तभी क्षय होगा। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा में यदि पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, वेपर और ऑक्सीजन के साथ, यानी कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसका रंग बदलेगा क्या, उसका क्षय होगा क्या। क्योंकि जंग भी लगता है तो उसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है एक तरह से, है ना, नष्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब रिएक्शन करेगा तभी क्षय हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से जो भी गैसेज जाते हैं उसके साथ यदि रिएक्शन करेगा, ओजोन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तभी वो कमज़ोर पड़ेगा, उसका क्षय होगा। तो कौन कौन किससे किससे रिएक्शन कर सकता है आपका ओजोन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन। आंसर में याद रखिएगा कौन सा एरोसोल, यहाँ पे जैसे गैसेस है, इस गैसेस को क्या बोला गया, एरोसोल बोला गया। गैस को क्या बोला गया है, एरोसोल। तो कौन सा एरोसोल ओजोन को क्षय करता है, पहला है क्लोरोफॉर्म। पहला क्या है बच्चे, क्लोरोफॉर्म। इसको फ्रेऑन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीऑन्स भी बोल सकते हैं। फिर दिया है दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे NO2 हो गया, NO3 हो गया, और सल्फर ऑक्साइड SO2 हो गया। क्या हो गया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो कहने का मतलब NO2 हो, SO2 हो, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दोनों ही क्या करता है, दोनों ही क्या करता है, ओजोन का क्षय करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड आदि ओजोन से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करके, ओजोन से अभिक्रिया करके उसका क्षय करता है। इसका क्या करता है, क्षय करता है, डिप्लीट करता है, नष्ट करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, है ना, क्षय कैसे होता है। तो याद रखिएगा CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी को बोलते हैं फ्रीऑन, या फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से ओजोन का डिप्लीशन होता है। क्यों होता है डिप्लीशन, क्योंकि ये क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करेगा, कुछ नया चीज़ बनेगा। तो रिएक्शन कब होगा, जब टूटेगा तब ना फिर जुटेगा। तो टूटना या जुटना ही क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन एक तरह का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखें, तो 2 क्वेश्चन देखें और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 1-2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया सबको, समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करें। क्या करें, कमेंट करें, तुरंत करें हाँ आ रहा है समझ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बताया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए इसको क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रहे हैं, इससे आपको फायदा भी होने वाला है और दैनिक जीवन में भी इससे अलर्ट रहना है। जैसे SO2 एक गैस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं, SO2 को पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है, एक पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट का मीन्स प्रदूषक, तो आपसे यदि बोला जाए कि SO2 एक प्रदूषक है तो आप किस नजरिए से देखेंगे, इसको कैसे बताएंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपका क्या है, प्रदूषक है। SO2 एक प्रदूषक है, आप प्रूव करें, बताएं, समझाएं क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि SO2 एक प्रदूषक है क्यों, SO2 एक क्या है, प्रदूषक है क्यों, तो आपको सोचना पड़ेगा क्यों प्रदूषक है। तो देखिए बच्चे, SO2 जो है बहुत ही खतरनाक गैस है। बोलिए क्यों, क्योंकि इसका मात्रा यदि 5 ppm होता है, कितना होता है, 5 ppm होता है, तो कहने का मतलब सबसे पहले तो ये इरिटेटिंग गैस है। इरिटेटिंग मतलब जलन उत्पन्न करता है, जैसे आँख में जलन उत्पन्न करेगा। ये जो रेस्पिरेटरी है, श्वसन नली, इसको रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, श्वसन नली, श्वसन नली में जलन उत्पन्न करता है, श्वसन नली में क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है। और फिर यदि इसका मात्रा 5 ppm हो जाए, 5 ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन होता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, याद रखिएगा। तो ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है आपको, कि इसका यदि मात्रा आपका एटमॉस्फेयर में, वातावरण में 5 ppm हो जाए तो आपका गला में दर्द होगा, जलन होगा, क्या होगा, आँख में जलन होगा, रेडनेस आ जाएगा, आँख में लाली आ जाएगा। तो ये बहुत ही क्या है, एक तरह का खतरनाक है, एक खतरनाक गैस है, ठीक है। और आँख में आंसू भी आने लगता है, अपने आप क्या आता है, आंसू भी आता है। और दम घुटने लगता है, क्या होने लगता है, दम घुटने लगता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रदूषक क्यों माना गया। प्रदूषक किसको बोलते हैं, जो हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए हानिकारक हो। प्रदूषक वैसे पदार्थ को यहाँ पे बोलेंगे जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो, लिविंग थिंग्स के लिए क्या हो, हानिकारक हो। तो याद रखिएगा बच्चे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, आगे की बात करें कि यदि ये वातावरण में क्या करता है, ये मॉइस्चर के साथ वायु के उपस्थिति में रिएक्शन करता है, मतलब एयर के प्रेजेंट में, एयर में प्रेजेंट जो आपका मॉइस्चर है उसे रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। वो अम्लीय वर्षा के रूप में आता है, मतलब एसिड रेन के रूप में नीचे आता है। और यदि आपका दीवार वगैरह संगमरमर का बना हुआ, मार्बल जिसको बोलते हैं, मार्बल का मतलब क्या होता है, संगमरमर, संगमरमर से बना हुआ है, तो उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्या करता है, नष्ट करता है। इसके अलावा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसका पत्ती यदि कट फट रहा है, अपने से फट रहा है, कट रहा है, टूट के अपने आप गिर रहा है, तो उसका भी प्रभाव क्या है, SO2 का प्रभाव है। दूसरी बात है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है, और क्लोरोफिल के कारण ही आपका जो पत्ते होते हैं हरे होते हैं पेड़ पौधे के, तो क्लोरोफिल बनने देता नहीं है, इसलिए पत्ते कटने, फटने, टूटने लगते हैं। इस तरह की बात है। और तो ये आपको याद रखना है इतने चीज़। तो देखिए SO2 एक प्रदूषक इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये इसका कम सांद्रता में भी, यानी कि 5 ppm में भी हमारे गला में जलन उत्पन्न करता है, आंसू आता है, आँख लाल हो जाता है, दम घुटने लगता है, ठीक है। पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है क्योंकि क्लोरोफिल बनने देता नहीं है, पत्ते कट फट जाते हैं। जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात है कि यदि ये मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, मतलब एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है और वो एसिड रेन के रूप में नीचे आता है, और जो संगमरमर के पत्थर हैं उनको ये नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। तो देखिए बच्चे, अभी जो बात अभी बताई वही यहाँ पे लिखा हो, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ इज SO2 एन एयर पोल्यूटेंट। SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। हाउ इज SO2 एन एयर पोल्यूटेंट, मतलब SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। आंसर लिखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ SO2। हार्मफुल का मतलब हानिकारक होता है, SO2 के हानिकारक प्रभाव, इसका जवाब दे रहे हैं, SO2 के हानिकारक प्रभाव, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हानिकारक प्रभाव, क्या लिखा हुआ, SO2
इज एन इरिटेटिंग का मतलब जलन उत्पन्न करना है ना, ज्वलन होता है ना, जलन उत्पन्न। तो SO2 इज एन इरिटेटिंग गैस टू द रेस्पिरेटरी। तो ये गला में जलन उत्पन्न करने वाला क्या है, एक गैस है। एट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इवन 5 ppm, एट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इवन 5 ppm, इट कॉज थ्रोट एंड आई इरिटेशन। यदि आपका इसका जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता जो है 5 ppm होगा तो ये गला और आँख में क्या जलन उत्पन्न करता है, ज्वलन उत्पन्न करता है। आँख और गला में क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है। दिस रिजल्ट इन कफ भी हो जाता है, कफ। टीयर्स, आंसू आते हैं। रेडनेस, आँख में लाली हो जाता है, लाली मतलब लाल हो जाता है, ठीक है। पूरा इट कॉजेज ब्रेथलेसनेस एंड इफेक्ट द वॉइस बॉक्स ऑल्सो। तो स्वर तंत्र जो है, स्वर तंत्र, वॉइस बॉक्स मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब आवाज, स्वर। तो वॉइस तंत्र को भी प्रभावित करता है और दम घुटने की स्थिति ला देता है। दम घुटने मतलब सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होने लगता है। ये इतना खतरनाक है, तो ये हम लोग के लिए हो गया हानिकारक। दूसरा, तो पहला प्रूफ है, पहला जो कंडीशन है ये बताया आपको, है ना, कि भाई SO2 जो है श्वास नली में ज्वलन उत्पन्न करता है, सांस लेने में दिक्कत करता है, आँख में लाल देता है ना, आंसू आने लगता है, उसके बाद दम घुटता है, कितना कॉन्सेंट्रेट 5 ppm में, ठीक है, कफ हो जाता है, ये सब बात है। दूसरा, एट लो कॉन्सेंट्रेशन, यदि 5 ppm से कम है, 5 ppm से कम है, इट इज हार्मफुल फॉर प्लांट। यदि 5 ppm है तो हम लोग को प्रभावित करेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, 5 ppm, तो सबसे ज़्यादा मनुष्यों पर यानी कि ह्यूमन बींग्स पर प्रभाव डालता है। यदि कॉन्सेंट्रेशन इसका कम हो तो इट इज हार्मफुल फॉर प्लांट। यदि इसका सांद्रता कम होता है तो ये हार्मफुल होता है, पौधों के लिए हानिकारक होता है। इट स्लोज डाउन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल रिजल्टिंग इंजर्ड लीव्स एंड लॉस ऑफ ग्रीन कलर। अब ये क्या करता है, क्लोरोफिल का जो बनना है वो स्लो कर देता है, मंद कर देता है, बनने देता नहीं है। क्लोरोफिल को बनने नहीं देगा, क्लोरोफिल बनने नहीं देता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, पत्ते जख्मी हो जाते हैं, मतलब कट फट जाते हैं। यहाँ इंजर्ड का मतलब क्या होता है, कट फट जाना। इंजरी बोलते हैं, ढेर सारे इंजरीज हो गया मतलब कट फट गया, जैसे बॉडी में बहुत सारा चोट आई है, कट फट गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंजर्ड हो गया। क्या हो गया, इंजर्ड। तो इंजर्ड का मतलब यहाँ बोलेंगे कट फट जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, पत्ते जो है इंजर्ड हो जाते हैं और जो ग्रीन कलर होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब ग्रीन कलर खत्म हो जाता है, पौधे का ग्रीन कलर जो है खत्म कर देता है। इतना खतरनाक चीज़ है। तो याद रखेंगे, एट लो कॉन्सेंट्रेशन इट इज हार्मफुल फॉर प्लांट टू इट स्लोज डाउन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल रिजल्टिंग इंजर्ड लीव्स एंड लॉस ऑफ ग्रीन कलर। कम सांद्रता में भी यह पौधों के लिए हानिकारक है। यह क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया को मंद करती है, जिसके कारण पत्तियों का कटना फटना तथा हरे रंगों का क्षय हो जाता है। क्षय हो जाता है मतलब गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सेकेंड है SO2 रिएक्ट्स, थर्ड नंबर, SO2 रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसके साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, रिएक्शन करता है टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, और क्या बना लेता है, सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है, काउजिंग एसिड रेन। और इसके कारण क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड का बनने के कारण मतलब अम्लीय वर्षा होता है। इट डैमेजेस द मार्बल ऑफ बिल्डिंग एंड काउज डिजीज एन एनिमल ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। और ये जो एसिड रेन होता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो मार्बल है, मार्बल से जो घर बना हुआ है तो उसको डैमेज कर देगा। दूसरी बात है, बीमारी ला देता है। एसिड रेन क्या लाता है, मनुष्यों में, पौधों में और जानवरों में क्या लाता है, बीमारी। मतलब लिविंग थिंग्स के लिए SO2 बहुत ही हानिकारक है। लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स के लिए, जो जीवित है, उनके लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक साबित होता है। तो इस तरह से देखें हम लोग SO2 का हार्मफुल इफेक्ट बहुत है, पौधों को प्रभावित करता है, जानवरों को प्रभावित करता है, अम्लीय वर्षा करवाता है। तो इस तरह से देखें, इसलिए SO2 को क्या बोलेंगे, CO2 तो ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतना जानलेवा नहीं है। लेकिन SO2 क्या है, बहुत ही खतरनाक गैस है और ये एक प्रदूषक है। क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रदूषक है। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक है, लेकिन SO2 भी क्या है, कम खतरनाक नहीं है। ये तो जितने भी जीव जंतु है सब पर प्रभाव डालता है। और जीव जंतु छोड़ो, निर्जीव पर भी प्रभाव डालता है। बोलिए कैसे, जैसे मार्बल तो पत्थर है, उसको भी छोड़ता नहीं है। तो इस तरह की बात है। तो हम लोग अभी देखें SO2 ये क्या है,
एयर पोल्यूटेंट है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, ठीक से एकदम मतलब शुद्ध विचार से मन से कॉपी में लिख लेंगे। क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। नया चीज सीखे ना कि SO2 का क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, समझ सकते हैं कितना खतरनाक गैस होते हैं। तो फैक्ट्री जो जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनता है वहाँ पे ये सब गैसेस निकलता है जो कि वातावरण में जाता है और इस तरह की बीमारी ला रहा है, इस तरह की बीमारी ला रहा है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम से कम होना चाहिए वायुमंडल में। तो बाद में यदि कुछ अब बने इस क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाए कि वातावरण में, वायुमंडल में इसका कम से कम मात्रा ऊपर जाए ताकि जीव जंतु सुरक्षित रह सके। तो ये बहुत ही खतरनाक गैस है। तो चलिए क्वेश्चन और हम अभी देखेंगे, एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद फिर मतलब आपको बोले ना 3 लेक्चर और होगा, मुश्किल से कितना 3 लेक्चर और होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद आपके जो है शुरू करेंगे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, D एंड F, वो भी 4 लेक्चर चल सकता है, 4 से 5 लेक्चर। उसके बाद फिर आ जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। अब वो जब खत्म हो जाएगा तो पहला जो मोटी किताब थी वो खत्म। सेकेंड बुक जो है आपको बता चुके हैं, बहुत ही 7 चैप्टर है, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर हैं, 4 पेज का 5 पेज का चैप्टर बनाया गया है और टेंशन लेने का नहीं, है ना। बिंदास होकर पढ़िए, जितना पढ़ा दिया गया है, जितना पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन करते रहें, जितना पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन करते रहें, जितना पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करते रहें, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका फटाफट क्या करें, फटाफट जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना जरूरी है ना। चलिए देखिए, बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोल रहे हैं, वाई आर हैलोजेंस ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। हैलोजन को एक प्रबल ऑक्सीकारक कहा जाता है, इसका कारण क्या है, आपको कारण बताना है। क्या बताना है आपको, कारण, क्या क्या कारण है। तो देखिए बच्चे, जो हैलोजेंस होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बहुत ही कम होता है। कम होता है मतलब आसानी से वो क्या कर सकता है, मतलब गेन कर सकता है। दूसरा है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम होता है, मतलब इसका बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। इसका बॉन्ड क्या हो सकता है, आसानी से टूट सकता है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेता है। तो हैलोजन जो है सबसे बड़ा चोर मान सकते हैं, चोर ग्रुप मान सकते हैं। चोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेने में दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से ले लेता है। तो यहाँ पे बोल रहा है हैलोजेंस हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। हैलोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी मतलब क्या है, प्रवृत्ति होती है। तो हैलोजेंस हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ड्यू टू द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसका जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि आबंध वियोजन ऊर्जा बोलते हैं। आबंध वियोजन ऊर्जा का मतलब आबंध, बंधन को तोड़ते समय जो एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है, यह एनर्जी लगता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एंड लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो है एंथैल्पी बहुत ही लार्ज होता है, अधिक होता है। तो कुछ कुछ कारण है। तो देखिए याद रखिएगा, क्या याद रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है। क्यों होता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसका आबंध वियोजन ऊर्जा कम होता है। इसको प्रबल ऑक्सीकारक क्यों कहा गया, उसका कारण है सबसे पहले इसका आबंध वियोजन ऊर्जा कम होता है, एंथैल्पी कम होता है। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होता है, इसलिए अलग अलग मतलब पदार्थों के साथ ये क्या होता है, आसानी से कंबाइन। जैसे आप देख सकते हैं सल्फर के साथ भी आपका हैलोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है, हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ता है, कार्बन के साथ भी जुड़ता है, मतलब मेटल ले तो सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ, पोटेशियम के साथ, ये हैलोजन क्या होता है, आसानी से जुड़ जाता है। मतलब एक अच्छा ऑक्सीकारक है। क्या है, एक अच्छा ऑक्सीकारक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ, पढ़िए आराम से। हैलोजेंस हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी।
सो दे इजिली ऑक्सीडाइज विथ वेरियस सब्सटेंस एंड आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग में एस भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग में जेड या एस का उपयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2-3 बात याद रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है। ये 3 कारण है। ये 3 कारणों के कारण से इसको हम लोग एक अच्छा ऑक्सीकारक कहते हैं। हिंदी में देख लें, एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, चूंकि हैलोजेंस मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, चूंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, एक और लेगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं। कम आबंध वियोजन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि के कारण हैलोजन प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए वे आसानी से अनेक पदार्थों के साथ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एक अच्छे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ये याद करने की चीज़ है। दो बात याद रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या अच्छा ऑक्सीकारक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं। कम आबंध वियोजन एंथैल्पी होता है इसका, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि के कारण हैलोजन प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए वे आसानी से अनेक पदार्थों के साथ कंबाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको एक अच्छा ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, याद रखिए। एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स को मान लें, एक्स है कोई हैलोजन है, क्या है, हैलोजन। यदि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन दिखा तो ये फटाफट क्या करता है, ग्रहण कर। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 1 किया, तो यहाँ पे -1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 आ गया। तो कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक अच्छा ऑक्सीकारक है। क्या है, एक अच्छा ऑक्सीकारक। तो इस तरह से देखिए बच्चे, कुछ क्वेश्चन आज देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, इसको ठीक से लिख लेंगे आप लोग और याद करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखेंगे क्रैश कोर्स बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रहा है, आपका नवंबर में शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं सबको इन्फॉर्म कर दें, एडमिशन चल रहा है ना। और आप जो है, जो नंबर दिया गया था शुरू में, उससे बात कर सकते हैं उस नंबर पे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और शुरू कर देंगे हम लोग। उसमें भी जान जीव लगा के हम लोग पढ़ेंगे। इधर तो सिलेबस पढ़ ही रहे हैं, उधर भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है, आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 3 क्लास और होगा, 3 से 4 क्लास और होगा पी ब्लॉक का। उसके बाद पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, बहुत ही बड़ा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। उसके बाद हम लोग शुरू करने देंगे तुरंत डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 या 5 लेक्चर होगा मैक्सिमम, 4 से 5 लेक्चर होंगे। और वो खत्म होने के बाद फिर कॉन्सेप्ट वाला चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। फिर से इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें 5 से 6 नंबर या मैक्सिमम 8 नंबर 10 नंबर फिक्स है आपका। 8 भी पूछता है, 10 भी पूछता है, तो उसमें आपका फिक्स है। कभी कभी 12 नंबर तक भी पूछा है, 9 नंबर चैप्टर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें आईपीएससी नेम लिखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एग्जाम को फोकस करते हुए स्टडी करते रहिए, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच।